सो मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काम की बातें करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए इतना ही पढ़ना होता है। बाकी आप मतलब स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इनफ है। इवन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इनफ है, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर, सब कुछ ही है। हमारी एनसीईआरटी में जितना लिखा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं। टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी यहाँ पर हम गैस की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि गैस का मोशन क्यों है, गैस प्रेशर क्यों लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है तो कितना लगा रहा है, टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस चलती है तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, है ना। तो ये सब बहुत सारी बातें हमें पढ़नी है, लेकिन कुछ बेसिक्स पहले समझना पड़ेगा। अगर हम बेसिक्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो बेसिक में सबसे पहला हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल या हम परफेक्ट कहते हैं। देखिए कहते हैं ना कि तेरे को परफेक्ट दूल्हा नहीं मिल सकता, या आइडियल दूल्हा नहीं मिलेगा, आइडियल दुल्हन नहीं मिलेगा। वैसे ही परफेक्ट या आइडियल एक ही बात है। अब मैं दूल्हा दुल्हन का एग्जांपल ले रहा हूँ। शादी का मौसम चल रहा है ना, सर्दी है ना, इसलिए तो अकॉर्डिंग टू मौसम एग्जांपल भी शादी का मौसम होता है सर्दी। आइडियल गैस इक्वेशन या फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पी का मतलब प्रेशर होता है, वी का मतलब वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं होता, यहाँ पर होता है वॉल्यूम। ये सब आप पहले जानते होंगे। इक्वेशंस बहुत यूजफुल है, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी था, फिर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में भी था, बहुत जगह होता है ये। एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा, आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, और आर की वैल्यू होती है 8.314 ऐसा यूनिट के अंदर, और टी का मतलब सबको पता होगा टाइम, टेम्परेचर। क्या बात। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इनके अंदर जो इक्वेशन बना हुआ है, सबको मिला के एक इक्वेशन बनी है। इक्वेशन नहीं है, एक फॉर्मूला है, उसी को बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस फॉर्मूला, या फिर परफेक्ट गैस का फॉर्मूला। अब ये क्या बता रहा है, ये बहुत सिंपल सी बातें कहता है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा। तो एक रिलेशनशिप बता रहा है कि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप है एक। तो ऐसी रिलेशनशिप जो अलग अलग चीजों को जोड़ के रख रही है, उसी को बोल रहे हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ लॉज है। लॉज मतलब ये जो इक्वेशन है वो आया कैसे। तो देखिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, ये जो है ना, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, P इज इक्वल टू nRT/V लिख सकता हूँ ना मैं, जहाँ R तो एक कांस्टेंट है, R क्या है, तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो चुका है PNTV, क्योंकि कांस्टेंट को मैंने भी गायब किया थोड़ी देर के लिए। तो देखिए ये इक्वेशन बना कैसे। तो एक साइंटिस्ट थे बॉयल साहब आए, उन्होंने कहा देखो भैया मेरे अकॉर्डिंग तो बात ऐसी है, मानो ना मानो, मेरे अकॉर्डिंग देखो, बॉयल साहब आए, बॉयल साहब कह रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो प्रेशर इनवर्सली होता है वॉल्यूम के। तो हमने इक्वेशन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि प्रेशर और वॉल्यूम को उल्टा रखा, क्योंकि देखो यहाँ पी है तो वी नीचे आ जाएगा ना वी, तो इस बात का हमने ध्यान रखा। नहीं समझ मेरी बात को। तो ये बॉयल्स ने कहा था कि देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर इज, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर चेंज ना हो तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली होते हैं, यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम घटेगा। जैसे गुब्बारे को अगर आप दबाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। ये कहने का मतलब था बॉयल साहब का। आप इमेजिन भी कर सकते हो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऊपर नीचे है ना रिलेशन, समझ गया ना बात। तो इतना हमें इसको बहुत ज्यादा डिटेल ही है ये। अब क्या इसको बार बार थोड़ी बोलेंगे एक ही बात को, मतलब आपको समझना है। अब आगे देखिए, चार्ल्स एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा भाई साहब इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि वॉल्यूम ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर एक्सपेरिमेंट में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में प्रेशर सेम है हमेशा, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। और बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ प्रेशर कुकर में ये होता है, प्रेशर कुकर में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मतलब ऐसे समझेंगे, प्रेशर कुकर छोड़ दो, एग्जांपल बेकार हो जाएगा। जैसे कि अगर इस कमरे में गैस है, अभी गैस इस जगह पर है, इतनी सी जगह पे, अगर मैं यहाँ से हीट करना स्टार्ट कर दूँ तो उस गैस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और पूरे कमरे में फैल जाएगा ना। तो वही वाली बात है कि वॉल्यूम बढ़ता है गैस का, अगर मतलब वॉल्यूम बढ़ता है जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन देखो इसमें ना, इस चैप्टर में प्रिसाइज चीजें बोलना कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसी थोड़ा सा ऐसे बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, एक होता है रियल गैस इक्वेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। रियल गैस इक्वेशन वो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में नहीं है। तो रियल गैस इक्वेशन में ना देखो, आइडियल गैस इक्वेशन में हम वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये सब से रिलेट करते हैं। चलो छोड़ो, अपने काम पे आते हैं, जो है नहीं उसकी बातें क्यों करना। फिर भी मैंने एक बार बोल दिया कि कई लोग बुद्धिमान व्यक्ति है, कभी मुझे टोक न दे, तो बता दे रहा हूँ कि मुझे आता है, बस हमारे पास है नहीं इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। मेरी बात नहीं समझे। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ हो गया। फिर आगे बात करते हैं एवोगाड्रो लॉ। तो चार्ल्स ने कैसे कनेक्शन किया वॉल्यूम को टेम्परेचर से, तो देखो कितना बढ़िया कनेक्शन है कि प्रेशर और वॉल्यूम का कनेक्शन भी हो गया उल्टा, और इसी वॉल्यूम को जब इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो टेम्परेचर से भी कनेक्शन हो जाएगा वॉल्यूम का। समझ पा रहे बात को। तो चार्ल्स लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, तो दोनों को मिला के वो बन गया। तीसरा नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको रिलेट कैसे किया, बोला गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये बहुत लॉजिकल बात है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, कम नंबर ऑफ मोल्स होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो अब ये भी आ गया, तो देखो यहाँ से ये भी सेटिस्फाई होता है।
कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बात समझे? तो ये है एवोगैड्रो लॉ कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मुद्दा ये है कि जब इस वाले लॉ को, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन कर देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पर आर हो जाएगा एक कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये भी प्रोपोर्शनल साइन है बच्चों, ये भी प्रोपोर्शनल साइन है। और जब भी इन सबको मिलाएंगे और एक कांस्टेंट को हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम बोलेंगे भैया हमारा तो ये आया पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरटी, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, समझ पा रहे बात को, लेकिन एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो कांस्टेंट को हम आर बोलते हैं। मैं करके दिखाऊंगा, समझ गए? करके दिखाऊंगा। देखो पहला नियम ये है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपको पता है कि वॉल्यूम एक्चुअली में इधर है, क्योंकि नीचे का मतलब इधर है ना, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तीसरा क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब इन सबको आप इसको उल्टा लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लिख सकते हैं ना उल्टे से आपस में। अब सबको कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट उसको हम आर लिख रहे हैं, 1/p/Tn, 1/p/Tn। नहीं समझ मेरी बात को? अब पी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी। समझ मेरी बात को? तो हमने सबको वॉल्यूम से रिलेट किया कि वॉल्यूम टेम्परेचर पे है, ये वाली इक्वेशन, वॉल्यूम नंबर पे है, ये वाली इक्वेशन, और प्रेशर वॉल्यूम आपस में उल्टे है, तो यहाँ से उल्टा कर दिया, वॉल्यूम और प्रेशर को उल्टा लिख के ऐसे कर दिया। सबको कंबाइन करेंगे, इन तीनों की जगह पर एक कांस्टेंट आ जाएगा आर, तो और आप पी को इधर भेज देंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ये हो गया, हमने ड्राइव कर लिया इक्वेशन कि आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, आप छोटी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए पढ़िए। जो भी अब ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन सबको कंबाइन करने पाई है, और जो इक्वेशन है आइडियल गैस की, किसकी है? आइडियल गैस या परफेक्ट गैस की है। तो ये परफेक्ट गैस इक्वेशन कहलाता है। और दूसरी बात, अगर कोई गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम बढ़े, तो हम बोलेंगे वो गैस आइडियल गैस है। क्या है वो? मेरी बात समझे? अब तुम बोलोगे सर आइडियल का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट गैस। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? तो रियल में तो ऐसा नहीं होता। आमतौर पे रियल गैस ही होता है। लेकिन आइडियल गैस हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? क्योंकि आइडियल गैस को हम बना सकते हैं स्पेशल कंडीशन में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे हम जो सांस ले रहे हो रियल गैस है, ऑक्सीजन गैस रियल गैस है, तो सर हम तो आइडियल पढ़ रहे हैं। आइडियल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम आइडियल गैस को अचीव कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बस हम पढ़ रहे हैं, बात ध्यान रखेंगे। द गैसेज हु फॉलोज दिस इक्वेशन, यानी होना चाहिए दोज गैसेज हु फॉलोज दिस इक्वेशन कॉल्ड आइडियल गैस। कॉल्ड, जो भी इस इक्वेशन को फॉलो करेगा उसको हम आइडियल गैस कहेंगे। मैं आपसे 1 मिनट का टाइम चाहता हूं ताकि आप इस पूरे को रीड कर लो, फिर हम अगले पेज पे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट मतलब रीड कर लो। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, सुंदर सुंदर बच्चों ध्यान दो इधर। यहां पर एक होता है आर, आर मतलब गैस कांस्टेंट, और एक होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम बोलते हैं एनए। आर की वैल्यू थी 8.314 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 10⁻23। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, आर और एनए को डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, तो एक नया नंबर आएगा। उस नए नंबर को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट के नाम पर है। तो ध्यान रखना, जब एक नंबर को यानी एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर मिलता है जिसका नाम होता है केवी, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 8.38 10⁻⁻20, सॉरी 1.38 10⁻⁻23 के। ठीक है, तो केवी की वैल्यू होती है ये। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। दो कांस्टेंट का रेशियो, दो ऐसे कांस्टेंट का रेशियो जो केमिस्ट्री या फिजिक्स में बहुत यूज होता है, उन्हीं का रेशियो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हम काम की बात करते हैं कि जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनाते हैं, जब हम इस चैप्टर को बनाते हैं, तो कुछ अजम्पशंस मानते हैं, कुछ चीजों को हम अज्यूम करते हैं। तो टॉपिक का नाम है अजम्पशन यूज्ड ड्यूरिंग मेकिंग आइडियल गैस इक्वेशन। जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डेवलप कर रहे थे जनरली, तो दो अजम्पशंस जो सबसे ज्यादा माने गए थे। पहला क्या, मतलब आइडियल गैस को लेकर पढ़ रहे हैं हम अभी। आइडियल गैस इक्वेशन जब बनाया गया था, जब साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, तो क्या क्या बातों को मान के चला, समझ पा रही बात को? तो पहली बात ये मानी कि साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल। उन्होंने ये मान लिया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरा क्या मान लिया उन्होंने, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगेस्ट द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। जो गैस के मॉलिक्यूल है, पहली बात तो बहुत छोटे हैं, दूसरा उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। और ये किसके लिए माना गया है? आइडियल गैस के लिए। बात समझे? अब तुम बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहता हूं कि ये जब माना गया था, ये दोनों कंडीशन कोई भी रियल गैस में एप्लीकेबल नहीं है। क्या एक रियल गैस है, उसका साइज होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। क्या रियल गैस के बीच में फोर्स नहीं होते? होता है, हमने पढ़ा बचपन से कि फोर्स होता है, बहुत ही कम होता है, भले होता तो है। तो ये जो दोनों बातें हैं ना, वो आइडियल गैस के लिए ही बोला गया है, कोई भी रियल गैस इसको फॉलो नहीं करता। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई देखो, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, आइडियल गैस के लिए बोला।
बोला आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों बातें रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए बनाया गया। तो ये लिखा है अबव अजम्पशन इज नॉट होल्ड गुड फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए अच्छा होल्ड नहीं करता, अच्छा नहीं है ये। सो रियल गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, आइडियल गैस है उनका बिहेवियर अलग होता है। देखो पहली बात तो ये, आपने जो अजम्पशन माना है वो रियल गैस पर अप्लाई नहीं होता, तो ऑब्वियसली रियल गैस और आइडियल गैस दोनों अलग चीज है, दोनों क्या है। तो यही लिखा है कि सो रियल गैसेस शोज डेविएशन, डेविएशन मतलब डेविएशन क्या होता है, अलग मतलब हटना। जैसे बंदा मेरे सामने खड़ा है, इसकी मुझे शक्ल ही पसंद नहीं है तो मैं डेविएट हो जाऊंगा, चल तेरी, मेरी बात ही समझे। डेविएशन मतलब उसके सिमिलर नहीं, डिसिमिलर, अजीब सा, मेरी बात समझे। मतलब ऐसा नहीं है कि शक्ल पसंद नहीं है, मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचा है, ठीक है, मेरी बात ही समझे। क्या रेसिस्ट क्या है, क्या होता है रेसिस्ट। मैं ये कह रहा हूँ शक्ल तो सबकी अच्छी होती है, भगवान ने सबको अच्छा बनाया है, समझे नहीं समझे। मजाक करा कौन था ये। तो अबव अजम्पशन इज नॉट होल्ड गुड, डेविएशन मतलब उसकी तरफ नहीं, उसके जैसा नहीं, अलग, उससे थोड़ा अलग। तो ये कुछ बातें थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई रियल गैस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, क्योंकि भैया जो आइडियल गैस आपने बनाया है जो मान के, वो रियल गैस पर एप्लीकेबल ही नहीं। तुम कहते हो साइज ही नहीं है, अरे भाई पागल है, तुम कहते हो फोर्स ही नहीं है, क्यों नहीं है। तो छोटी छोटी बातें थी, इसको आप एक बार रीड करेंगे, 1 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रीड या रिवीजन करो, जो भी करना है करो। देखिए प्यारे बच्चों, नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट कि देखिए रियल गैस भी है। अब देखो मैंने कहा कि आइडियल गैस और रियल गैस दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन सोचो अगर मैं बहुत टेम्परेचर हाई कर दूं तो पहले जो रियल गैस, ऐसी मैं बहुत आपको याद कराने के लिए बस ऐसे बता रहा हूं कि ऐसी, मतलब एक तरह से ट्रिक बता रहे कि समझ जाओगे आप कि ये है रियल गैस। रियल गैस के 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है, क्या है। अगर हम चाहते हैं आइडियल गैस बन जाए तो फोर्स को हटाना पड़ेगा, फोर्स को, क्योंकि आइडियल गैस में हमने माना कि फोर्स होता ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है, हम बहुत हीट करें, टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाते रहे, ये वाइब्रेशन कारण दूर हो जाए, क्या हो जाए। तो हाई टेम्परेचर पे ये मुमकिन है, क्या बोला मैंने, हाई टेम्परेचर पे ये मुमकिन है कि जो तुम्हारा रियल था वो आइडियल जैसा बिहेव करे। मेरी बात समझ पा रहे हो। ये लिखा है कि रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे जो आपका कौन सा गैस है, रियल गैस, वो आइडियल जैसा हो सकता है, आइडियल जैसा। दोनों चीजें अलग तो है, पर एक स्पेशल कंडीशन में हम रियल और आइडियल को रिलेट कर सकते हैं, बात समझे। तो यहां पर एक छोटी सी बात है, ग्राफ होता है, ग्राफ किसके बीच में है, यह आर, आपने पढ़ा ना पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से आर की फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, पीवी बाई एनटी। तो आर के बीच में ग्राफ है और प्रेशर के बीच में ग्राफ है। ये ग्राफ एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, काफी सोच समझ के बनाया गया है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आइडियल गैस को बोलता है। ये जो लाइन है वो आइडियल गैस के लिए, किसके लिए। अब देखो 3 हमारे पास रियल गैस है, एक ये रियल गैस है, ये भी एक रियल गैस है, और ये भी एक रियल गैस है। लेकिन इस वाले का टेम्परेचर बहुत कम है, इसका थोड़ा ज्यादा और इसका बहुत ज्यादा। तो सोचो T1 बहुत ज्यादा है, तो ये जो रियल गैस है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो कहीं ना कहीं आइडियल गैस के बिल्कुल नियर आ गया है। ये आइडियल गैस की लाइन है ना, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के सबसे पास कौन सा गैस है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि रियल गैस, जो ये रियल गैस है, ये रियल है, वो आइडियल गैस के पास पहुंच जाता है, आइडियल गैस के जैसा बन जाता है जब टेम्परेचर क्या होता है, हाई। तो एट हाई टेम्परेचर जो आपका कौन सा गैस है बताओ, रियल गैस है, वो आइडियल गैस के पास पहुंचने लगता है। समझ पा रहे बात को। लो टेम्परेचर पे तो वो रियल ही रहेगा, लो पर तो रियल ही है, और टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ा दिया वो कहीं ना कहीं आइडियल गैस की लाइन को टच करने वाला है, यानी आइडियल गैस जैसा बनने वाला है। तो छोटी सी पॉइंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अजम्पशन ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी की तरफ। अब एक बार इसको रीड कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अक्सर ऐसा देखा गया है प्यारे बच्चों कि जो टॉपिक है ना अगला, अजम्पशन और पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई 2 पोस्टुलेट लिख दो, 2 अजम्पशन लिख दो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए कुछ अजम्पशंस बनाए गए। हाँ क्या हो गया बेटा, शर्म नहीं आ रही होगी, इधर हम पढ़ा रहे तो उधर बात क्यों कर रहे हो आप, क्यों बता रहे हो उसको, जब मैंने बताया मेरे से पूछेगा वो। अजम्पशन और पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसके क्या क्या अजम्पशन है, जो चैप्टर बना किन किन बातों पे बना। देखो पहला ये कि मॉलिक्यूल आर रिजिड, जो मॉलिक्यूल्स है रिजिड है, टफ है एकदम, टाइट एकदम। गैस के मॉलिक्यूल को मान लिया एकदम रिजिड। फिर इलास्टिक स्फीयर्स, मतलब वो उसकी तरह हो गए पत्थर की जैसे। इलास्टिक समझते, इलास्टिक क्या होता है, जो अपने शेप को रीगेन करे, तो ऐसा कुछ है। मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी हर चीज, एस्पेक्ट्स का मतलब हर चीज में एक जैसे होंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, एक जैसे, साइज शेप सब कुछ में। तो ये लिखा है मॉलिक्यूल्स रिजिड होंगे, इलास्टिक स्फीयर्स होंगे और आइडेंटिकल होंगे हर तरह से, हर तरह। इसका मतलब ऑल एस्पेक्ट मतलब हर तरह से।
हर तरह से एक जैसे होंगे। अब अगला क्या है बोला गया कि साइज नेग्लिजिबली स्मॉल, मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होगा तो हम पहले जानते हैं। अगला क्या, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में होंगे सारे गैस के मॉलिक्यूल। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। फिर अगला क्या है देखो, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल होगा जब वो रैंडम मोशन में होंगे, टकराएंगे एक दूसरे से। जैसे हम इसी कमरे में 50 लोग हैं और कोई भी आंख बंद करके रैंडम मोशन कर रहा है तो टकराएंगे नहीं टकराएंगे? तो हम तो देख के चलते हैं ना बढ़िया से, भाई तू इधर है तू इधर है, टक्कर खा गया चाटा पड़ गया, ऐसा हम देख के चलते हैं। तो वैसे सेम यहाँ पर है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस, क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन था। एंड ड्यूरिंग कोलिजन देयर वेलोसिटीज चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब वो टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, नहीं होगी? मैं चल रहा हूँ बढ़िया से, मैं टकरा गया, गिर गया, पहले 10 की वेलोसिटी थी अब 0 हो गया, और गिरते मैंने इसको कूट दिया बढ़िया से, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई फिर। तो ये कोलिजन में, अच्छा तो यही वाली बात है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा। अगला क्या है, इलास्टिक कोलिजन्स एंड इलास्टिक कोलिजन तो होगा यहाँ पर, कैसे होंगे कोलिजन्स? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा, समझो, लॉस नहीं होगा, एनर्जी में लॉस नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि एनर्जी में लॉस नहीं होगा। अब यहाँ लिखा क्या है कि इंस्टेंटेनियस जो कोलिजन्स है इलास्टिक है और इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब तुरंत तुरंत कोलाइड हो रहे, इधर उधर कोलाइड हो रहे, बस इसका मतलब ये होता है इंस्टेंटेनियस, तुरंत 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 तुरंत। कोई बात नहीं, मुझे पता है। डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, डेंसिटी समझते हो जो, तो ये छोटी छोटी बातें थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बात समझ में आ गया? चलो, तो छोटी छोटी बातें हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे कि छोटी छोटी बातें, पर इसको एक बार रीड कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमने समझ लिया कि क्या क्या अज्यूम किया गया है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अभी हमने कहा, अब ये बहुत टफ है, मैं गारंटी लेता हूं कि ये है ना 90% बच्चों से नहीं होगा, 3 पेज में तो ये डेरिवेशन ही है, 90% बच्चों से नहीं होगा, आप लोगों से होने का चांस है, अगर आप याद कर लेते हो तो अच्छे समझ लेते हो। मुद्दा ये है कि अभी हमने पढ़ा कि एक रैंडम मोशन है, कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, टकरा रहे सब एक दूसरे से, इतना कुछ हो रहा है, तो टकराने की वजह से प्रेशर पैदा होगा। हम ये मानते हैं कि अगर गुब्बारे में गैस है तो गुब्बारे के बाउंड्री पर प्रेशर फील होगा। जब गुब्बारे को फुलाते हैं, हाथ रखो तो हाथ पीछे होगा ना धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि प्रेशर है, गैस क्या लगाता है? प्रेशर। अब गैस सिलेंडर फट क्यों जाता है? क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और गैस सिलेंडर फट जाता है। समझो मेरी बात को? गुब्बारा क्यों फटता है? क्योंकि जब आप उसमें गैस भरते हो तो प्रेशर बढ़ता है, फट जाता है। यानी कि ये तो तय है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है दीवार के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। अब मुद्दा ये है, दीवार के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो कितना प्रेशर लगाते हैं? तो इसकी डेरिवेशन बुरी किस्मत वालों के पेपर में आता है, जिनकी अच्छी किस्मत होती है उनके पेपर में कभी नहीं आता। और तुम लोगों की किस्मत मुझे पता है, ठीक है, तो नहीं है, तुम कई लोगों की किस्मत अच्छी है, बिलीव मी। तो ये अगर आया, इसके चांस 50-50 लेके चलो। ये पहले आता था बहुत पहले, क्योंकि पहले पेपर टफ बनता था, तो पहले का पेपर टफ था तो हर पेपर में ही देते थे, क्योंकि थोड़ा बहुत लंबा डेरिवेशन हो जाता है, पर हम कर लेते हैं, रिस्क लेने वाली कोई बात नहीं, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, ठीक है ना। एक गैस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाता है समझते हैं, तो इसलिए हम मान रहे हैं कि यहाँ पर ईच लिखना है, मेरी इंग्लिश थोड़ी हिंदी वाली है तो 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। लेट स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हमने माना एक क्यूब है, उस क्यूब का जो साइड है वो साइड a है और दूसरा साइड भी a है, तीसरा साइड भी a है, क्योंकि क्यूब है ना वो, उसमें गैस मॉलिक्यूल रैंडमली भरा हुआ है। अगर रैंडमली गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है और एक गैस मॉलिक्यूल का मास कितना लिया मैंने? स्मॉल m। अब मुद्दा ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल होगा वो तीनों दिशाओं में होगा। हम 3 दिशाएं पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, आपको पता होगा। तो अगर हम बोले कि अगर उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम पर v है, वेलोसिटी क्या है उसकी, अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम पर v है, तो वो x में भी होगी vx, i कैप, vy, j कैप, vz, k कैप। ये बात पता आप लोगों को कि i का मतलब होता है x एक्सिस, j का मतलब होता है y एक्सिस और k का मतलब होता है z एक्सिस। तो हमने मान लिया किसी भी टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी vx, vy, vz। लेकिन हम ये मान के चलने वाले हैं, हम सिर्फ इस दीवार के ऊपर प्रेशर निकालेंगे। एक दीवार है सामने जो कि x एक्सिस में, किस तरफ है? तो हमें सिर्फ x एक्सिस की तरफ काम करना है। क्या बोला मैंने? x एक्सिस की तरफ काम करना है और कहीं काम नहीं करना है। तो हमने कहा देखो भाई, अगर मैं इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता क्या है ये बताओ। आपको याद होगा, अगर किसी वेक्टर का वो निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट में अगर आपको याद हो vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं। और हमें पता है कि हम एक रैंडम मोशन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? तो हमारा दिमाग और एक डेल्टन नाम के साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई साहब अगर एक रैंडम मोशन है तो अगर भगवान भी देखेंगे ऊपर से क्या कहेंगे कि जितना x में हो उतना ही y में हो उतना ही z में हो। नहीं बात समझे? तो हमने कहा कि अच्छा ऐसा भी हम लिख सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए, ये डेल्टन साहब ने भी कहा था कि अगर समझते रहना vx, vy, vz अगर तीनों बराबर हो गए तो सोचो क्या होगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में तीनों ही बराबर है, तीनों क्या है, और तो हम लिख देंगे भाई vx स्क्वायर है, इसको भी vx लिख देंगे। नहीं समझे मेरी बात को? और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम? vx।
तो आंसर क्या जाएगा बताओ, अंडर रूट में 3vx², समझे 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx²। तो हमने कहा कि हाँ जी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर सारी वेलोसिटी क्या हो जाए सेम। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, मैं आपसे बोलूं इस कमरे के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गैस है तो बताओ कितनी गैस एक्स में होगी, कितनी गैस वाई में होगी, कितनी गैस जेड में होगी। तो आप यही तो बोलोगे यार कि भगवान भेदभाव थोड़ी करेंगे, तीनों में बराबर मान लो, मेरी बात ही समझे। तो वही हमने किया है कि हमने बोल दिया कि एक्स वाई जेड की वेलोसिटी हम सेम मान लेते हैं, तो डाल्टन वैसे डाल्टन ने कहा था ये, और तीनों को रिलेट करके हमने निकाल लिया कि v का स्क्वायर 3vx² के बराबर होता है। तो डेरिवेशन का ये वाला हिस्सा अगर आपको समझ में आया हो तो मैं भगवान से बहुत शुक्रिया करता हूं कि मैं समझा पाया आपको, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक अब अपना मुद्दा स्टार्ट होता है। मुद्दा क्या होता है कि देखिए अगर हमें प्रेशर, टारगेट है हमारा प्रेशर, और प्रेशर हमेशा होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन। अब मुद्दा ये है कि फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स होता है हमेशा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या होता है, तो हमने देखो फोर्स की जगह पर क्या पुट कर दिया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन, ये डेल्टा पी है मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसका मोमेंटम बोलेंगे, मोमेंटम चेंज, ठीक है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। जिस बच्चे को ये नहीं पता आप यहीं पर याद कर लेंगे, रट लेंगे जो भी है। तो देखो फोर्स की जगह पर क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और एरिया की जगह पर क्या है, एरिया। यानी हमारा प्रेशर कब निकलेगा, जब हमें मोमेंटम में चेंज पता होगा, टाइम पता होगा और एरिया पता होगा। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा कि हम तीनों बातों को निकालते हैं फटाफट। इसको हमने इक्वेशन अपना मान लिया है, जो भी मान लिया है, इसे इक्वेशन 1 मानने के बाद इसको इक्वेशन 2 माना हमने, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 2 में चेंज इन मोमेंटम पुट करना है। देखिए जब भी एक चीज दीवार से टकरा के लौटती है ना, तो मोमेंटम से जाता है 2mvx, क्या जाता है, क्योंकि x में गया तो जाते वक्त जो मोमेंटम होगा, जाते वक्त वो होगा m इंटू वी, तो m इंटू वी एक्स, और आते वक्त भी कितना होगा, m इंटू वी एक्स, तो चेंज कितना हो गया 2mvx। समझे मेरी बात को। अच्छा तो मोमेंटम चेंज हमने निकाल लिया। अब हम बात रही टाइम की, तो जाने में देखो टाइम का फॉर्मूला हमेशा पता क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जाते का डिस्टेंस क्या था, a, हमने साइड a माना ना क्यूब का, आते का डिस्टेंस क्या था, a, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2a, और किस स्पीड से गया हमने, x एक्सिस माना है सिर्फ, vx, तो टाइम भी हो गया। यानी कि सर मोमेंटम चेंज निकलवा दिया आपने, हाँ निकलवा दिया सर, आपने टाइम भी निकलवा दिया, हाँ जी निकलवा दिया सर। एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो सारी वैल्यू को, इस सारी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जो भी हमने निकाला है ये इक्वेशन 2 था ना हमारा, चेंज इन मोमेंटम की जगह हमने पुट कर दिया 2mvx, टाइम की जगह पर पुट कर दिया हमने 2a/vx, 2a, समझे, और एरिया की जगह पर a²। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से आपको चीज देखने को मिलेगा क्या, 2 से 2 को खा जाएगा, जो a है, और a² a³ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और जो vx नीचे है ऊपर चला जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को। तो यहां से आंसर आएगा mvx² a³। तो mvx² और a³ का मतलब होता है वॉल्यूम, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया ये। अब हम इक्वेशन 1 से क्या जानते हैं, हमने इक्वेशन 1 हमने ये बनाया था कि v² होता है 3vx²। तो यहां से vx² कितना हो जाएगा, v²/3, तो m हो गया, नीचे है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा vx² की जगह पर v²/3। तो यहां से क्या आंसर आ गया, ये आ गया आपका प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला आ गया m/वॉल्यूम v²/3। क्या बात समझ में आई सबको। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। 1/3 आ गया था मास बाई वॉल्यूम, और v का स्क्वायर। लेकिन ये जो प्रेशर था वो एक मॉलिक्यूल का है। मैंने पहले कहा था कि हमने जो स्मॉल m माना है एक मॉलिक्यूल का मास। क्या आप ये मान सकते हैं कि जो प्रेशर का हमें टोटल निकालना है पूरे सभी मॉलिक्यूल का, तो सभी प्रेशर को हमें ऐड कर देना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो मुझे पता है बहुत बड़ा डेरिवेशन है पर छोड़ नहीं सकते, P नॉट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 चलता रहेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 चलता रहेगा। अब मुद्दा यह है कि प्रेशर का फॉर्मूला ये होता ही है 1/3 m/वॉल्यूम v1²। जब प्रेशर P1 है तो वेलोसिटी क्या होगा v1। फिर अगली बार P2 के लिए क्या हो जाएगा 1/3, ये तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया ना, अब सबको जोड़ रहे हैं हम, 1/3 मास अपन वॉल्यूम v2², तो 1/3 मास अपन वॉल्यूम v3 v4 चलता रहेगा। Vn, तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने कहा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में एक बात कॉमन होगी 1/3 मास अपन वॉल्यूम, तो 1/3 मास अपन वॉल्यूम कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, v1², v2², v3 v4 जितने भी पार्टिकल है vn²। क्या बात समझ पा रहे हो। अब अगली बार प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं हम स्मॉल एन से, जहां पर स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई इस एन, एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम, उसके बदले में एन से मल्टीप्लाई किया, और जो वेलोसिटी उसको भी एन से डिवाइड कर दिया। क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन से एन कट जाएगा, वो दोबारा वही बात आ गई। तो बस हम कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपने एक जादू कर दिया। जादू क्या कर दिया, देखो ये था एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम, और आपने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया, तो एक के मास को
पूरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, टोटल। तो ये बन गया टोटल मास। क्या बन गया ये, तो ये आपका यहाँ पर आ गया टोटल मास। क्या आ गया, और यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी का एवरेज है एक प्रकार से। देखो v1 v2 v3 v4 और इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने डिवाइड किया। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया इसको कि वेलोसिटी का एक तरह से देखो, जैसे हम बोलते हैं ना v1 प्लस v2 प्लस v3/3, तो ये एवरेज हो गया। क्या हो गया, तो वैसे यहाँ पर है v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर v4 और n। तो हमने बोला ये जो है ना ये पूरा, इसको भी हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, पर जैसे ये था वेलोसिटी का एवरेज, क्या ये, अब हमारे पास स्क्वायर है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी के स्क्वायर का, नहीं समझे बात को, वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज। तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो v1 स्क्वायर है v2 स्क्वायर है बाई n है, इसका नाम रखा हमने VRMS स्क्वायर। क्या रखा हमने, तो इस पूरे की जगह पर ये एक तरह से एवरेज है। क्या ये, तो हमने बोला ये पूरा एवरेज है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे VRMS। बता रहा हूं मैं इसका मतलब क्या है, आगे देखो यहाँ से थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, सुनो। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आया हमारा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर हमारा निकल के आया है 1/3 की जगह 1/3 है, मास अपन वॉल्यूम, ये टोटल मास अपन वॉल्यूम, टोटल डेंसिटी हो गया। क्या हो गया, टोटल मास अपन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, डेंसिटी को हम रो लिखते हैं, डेंसिटी को, तो 1/3 डेंसिटी, और ये वेलोसिटी का एवरेज है पर स्क्वायर के साथ, तो हम बोलेंगे ये एवरेज वेलोसिटी है स्क्वायर के साथ। इसका नाम रखा गया VRMS। क्या रखा गया, VRMS स्क्वायर। तो VRMS क्या है, एवरेज है। क्या है, एवरेज। तो ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 डेंस टू VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा कि जो VRMS का स्क्वायर है वो एक्चुअली में क्या है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर बाई n। अगर हम चाहें तो इसका रूट हटा सकते हैं, जो यहाँ पर स्क्वायर है इसको इधर भेज सकते हैं, इधर, समझे नहीं बात को, सॉरी स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट लग जाएगा। तो अभी बन गया VRMS। क्या बन गया, इसका ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक इसको उल्टा पढ़ सकता है। उल्टा कैसे, देखो उल्टा इसके कि हमने क्या किया, स्क्वायर किया है, सबका स्क्वायर किया है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर स्क्वायर किया हमने, फिर उसका मीन लिया, m फॉर मीन, मीन का मतलब n से डिवाइड किया है, और लास्ट में क्या लिया हमने, r फॉर रूट, r फॉर रूट। तो इसको उल्टा पढ़ना है कि पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, फिर उनका मीन लेंगे, फिर सबके ऊपर रूट लगा देंगे, उसी को बोलते हैं हम VRMS। क्या बोलते हैं, तो VRMS क्या होता है, इट इज द एवरेज, इट इज द, अगर VRMS की बात करें तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्या ये, तो VRMS की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, चलो आगे मैंने कहीं लिखा है तो दिखा दूं मैं आपको, नहीं लिखा नहीं है तो ये लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत होती नहीं है, पर एक बार लिख देते हैं, इट इज रूट मीन स्क्वायर, इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, इट इज द यहाँ पे द आएगा, इट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। बात समझ में आ गया क्या ये, इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल। वेलोसिटी का रूट है, मीन है, स्क्वायर है। तो ये ऐसे मैंने बहुत रफली आइडिया में लिख दिया है, आप इस पूरे को समझ लीजिए, बहुत टफ था, एक बार रीड करो फिर आगे बढ़ना। देखिए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले उसके लिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस होता है। इसे उसका चांस है 50%, इसका 70% चांस है, और 100 वाला कौन सा है, इसका अगला टॉपिक। तो मुद्दा ये है कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, वो होता है 1/3 डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि VRMS है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, अगर ऑन एन एवरेज बात करें, 1/3 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन तो है ना। तो ये अभी दिखा रहा हूँ कॉमन क्या वेलोसिटी आ रहा है दोनों के अंदर, अभी बता रहा हूँ समझो। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसा होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब फिजिक्स से केमिस्ट्री में होता है, आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, पर आपने बोला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो हमने इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया। देखो तो ये हो गया ke/v, ke/, आई होप सबको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, अरे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मैंने कहा ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या हो गया, तो ke/, हो गया हमारा v, और 1/2, और ये मास के नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम mv, और यहाँ पर वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी। नहीं समझे मेरी बात को, दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करने से आंसर जो निकलेगा वो पर यूनिट वॉल्यूम का निकलेगा। अब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम अब आगे से हम के बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे, तो के का मतलब यहाँ पर क्या हो करेगा कि हमने एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर चुके, तो के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, और ये देखो मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा, तो बन जाएगा 1/2 रो v स्क्वायर। तो हमने बोला जो भी काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद आता है उसका नाम होगा के, और उसका मतलब होगा हाफ डेंसिटी इंटू VRMS का स्क्वायर। अब मुद्दा ये है कि सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना चाहता हूं कि ये वाला मेरा है, ये इक्वेशन 1 है, और इसको मान लो इक्वेशन 2 जो आपने अभी ड्राइव किया है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप रिलेट करते हो, डिवाइड करते हो, क्या मिलेगा, देखो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करो, P/K कर रहा हूं, P/,
तो देखो अगर हमें डिवाइड करेंगे तो P ऊपर रहेगा, K नीचे रहेगा, तो यहाँ 1/3 है, यहाँ भी, यहाँ क्या है 1/2, तो ये तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1/3 1/2। नहीं समझे मेरी बात को, ये ऊपर और ये नीचे है ना, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1/3 के नीचे क्या आ जाएगा 1/2, डेंसिटी के नीचे डेंसिटी, VRMS के नीचे VRMS, तो आंसर कितना आ गया, प्रेशर इज बाई K इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा 2/3, तो प्रेशर बाई K हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से अगर हम K को इधर भेज दे तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 K, यानी यहाँ से क्या प्रूफ हुआ जो एग्जाम में आता है कि प्रेशर जो है वो है 2/3, क्या है 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। K का मतलब क्या ध्यान रखना, K का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम। तो एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलीव मी एंड नोट इट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास ये है, देखिए अब ये मैंने बोला 100% वाला टॉपिक है, ये 2-4 लाइन का टॉपिक है, इट लाइज अंडर 100%। एग्जाम में आने का चांस इसकी 100% है, पक्का पक्का, इससे न्यूमेरिकल बन जाए या जो मर्जी बन जाए। मुद्दा ये है कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इस चैप्टर के अंदर टेम्परेचर का क्या रोल है, ये गैस के मोशन के अंदर या गैस से टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो उसको हम प्रूफ ऐसे करते हैं। देखो एग्जाम में आएगा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, या फिर जब भी टेम्परेचर की बात आएगी तो आपको यही डेरिवेशन करके आना है। आपको समझ में आए ना आए, टेम्परेचर और स्पीड की बात आए, टेम्परेचर एनर्जी की बात आए, बता दे रहा हूं मैं, टेम्परेचर का स्पीड के साथ रिलेशन आ जाए, टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए तो ये वाला टॉपिक काम आएगा। आपके बता रहा हूं कैसे, देखो प्रूफ करते हैं पहले कि इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं टॉपिक का मतलब क्या है। देखिए अभी आपने पढ़ रखा है, आपको पता है ये बात कि जो प्रेशर होता है वो 2/3 होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, ऑन एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। तो आपने बोला सर आपका मतलब क्या है, आपका मतलब ये है कि प्रेशर इज 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो इसका मतलब। अरे भाई यार, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना, जिसको प्यार से कैपिटल K कह देते हैं, याद है आपको। तो हमने उसको फुल फॉर्म में लिख दिया इस बार, KE/V, KE/V। अब इस वॉल्यूम को इधर भेज दिया हमने, तो वॉल्यूम प्रेशर इंटू, नहीं समझे, वॉल्यूम को इस तरफ, तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब आपको पता है कि भैया PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू, अगर मोल हम 1 चुनते हैं भैया तो PV इक्वल टू RT आ जाएगा भैया, समझे मेरी बात को। तो हम बोलेंगे कि PV की जगह पर अब RT लिख सकते हो, क्यों, एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू NRT की जगह पर RT, N की वैल्यू 1 लिया है ना, तो PV RT के बराबर हो गया, तो RT इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, 2/3। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर बदलता है, और ये बात हमें पहले से पता था। तो एग्जाम में आएगा कि आप ये प्रूफ कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये कैसे पता लगा, तो हमने पढ़ा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पर गर्मी बढ़ा दूं, यहाँ पर हीट बढ़ा दूं, तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये हम बचपन से जानते हैं और आज हमने प्रूफ भी कर लिया। क्या बात समझ गए। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, छोटी सी बात और सुन लो, इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है आपका ये वाला, ये जो इक्वेशन है आपका ये वाला इक्वेशन, इसको आगे ही बढ़ा सकते हो आप। कैसे, देखो RT की जगह पर RT छोड़ दो, चुप जाओ, RT की जगह पर RT, 2/3 की जगह, देखो RT की जगह पर RT छोड़ दो, 2/3 की जगह पर 2/3 छोड़ दो, और जो काइनेटिक एनर्जी को खोल के लिख दो, हाफ mVRMS²। ये तो था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हमेशा हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो यहाँ से जादू होगा, जादू क्या होगा, अगर यहाँ से आप वो निकालते हो, क्या निकालते हो, सुनो, यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला खोल दिया ना आपने। तो देखो यहाँ से 3 इधर चला जाएगा, 3, चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो RT 1/3 mVRMS आया ना आंसर, RT, और यहाँ से 1/3 mVRMS आ गया ना, यहाँ से VRMS निकालो, तो 3 को इधर भेजोगे 3RT हो जाएगा, और M को नीचे भेजोगे तो हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बात को, अरे भाई साहब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला है, VRMS का स्क्वायर निकाला है, मेरी बात समझे नहीं समझे, VRMS का स्क्वायर। अब रूट लगा दो इसके ऊपर, तो 3RT/M, 3RT/, तो आपने एक VRMS का फॉर्मूला निकाल लिया, फिर स्क्वायर तो हटा दिया ना हमने। तो सुनो मेरी बात, ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, फिर भी मैंने ट्राई किया बता दूं। तो हुआ क्या है, 3 यहाँ चला जाएगा, M नीचे आएगा, M कहाँ आएगा, 3 ऊपर M नीचे, और स्क्वायर है ना VRMS का, तो रूट यहाँ लग जाएगा, तो आ जाएगा VRMS। तो ये VRMS का फॉर्मूला, और यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो वेलोसिटी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोर इज टेम्परेचर मोर इज वेलोसिटी। क्या बात है। और यहीं से हमने एब्सोल्यूट जीरो को भी डिफाइन कर दिया, अगर टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन हो जाए, टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो जाए, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, और यही बात हम पहले पढ़ चुके हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर पार्टिकल का मोशन रुक जाए, उसको हम बोलते हैं 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो,
क्योंकि उस टाइम पर पूरा मोशन रुक जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है। ये तो एक्स्ट्रा बात थी। मेन मुद्दा क्या है एग्जाम में, क्या प्रूफ करने के लिए आता है, पहला ये प्रूफ करो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। प्रूफ करो कि वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यही है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, ध्यान देंगे सर। मोनिका ध्यान दो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मैंने बोला सुंदर सुंदर बोलता हूँ, सब ध्यान देंगे। मोनिका कह रही छोटा उठाओ, ध्यान देना चाहिए। और कौन था ऐसा उम्र, ध्यान दे रहे थे। मेरी तो उम्र हो गई है, छोड़ो यार। चलो चलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तुम लोग कितने बढ़िया हो, देखो मैं कुछ ही बोलूँ हंस देते हो, इससे मुझे कॉन्फिडेंस फील होता है कि ठीक है मैं हंसा सकता हूँ। है भाई सागर? अच्छा डिग्री में ऐसा करेंगे अपन। मैं वैसे था कॉलेज में, उसमें था ग्रुप में, नर्ड्स ऑफ कॉमेडी करके एक वो था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। नर्ड्स कैसे कर, NERDS, सुना है? नहीं, मेरे को नाम भी याद नहीं इतना, मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी। ठीक है, जब मैं इस कॉलेज में इंग्लिश होता था, लोग समझते थे कि मैं पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मेरी इंग्लिश में भोजपुरी एक्शन था, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब मैं बोलता था हाउ आर यू, वो समझते थे लगावे लू लिपस्टिक, तो इतना ज़्यादा वो था। ठीक है, ध्यान दे इधर। मतलब इंग्लिश में हाउ आर यू बोलूँ तो उनको सुना देता है लगावे लू लिपस्टिक, तो समझ रहे हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। सो दोस्तों बड़ा ध्यान दे इधर। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रास्ते, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पर एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में गैस मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स है, तो कितने तरीके से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वही नंबर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने कहा कि मान लो मैं एक पार्टिकल हूँ, मुझे 5 तरीके से मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, समझ रहे बात को, या मेरे पास 5 तरह के बिजनेस है, मैं कभी यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, वहाँ से, तो मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है। एक तरीके से पैसे आ रहे हैं, वही पॉकेट मनी, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। समझ रहे मेरी बात को, इसको बीवी खिला रही है, तो इसके बाद एक तरीका है बस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, वही है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज है जहां से आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करने को मिल रहा है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला हमारी एनसीईआरटी कहती है एफ फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कितने नंबर होंगे, जैसे मैंने, ठीक है अब सुन लो, अभी समझते हैं बाद में। 3n - r, जहां n का मतलब मैं जो समझा रहा हूं आपको वो एटम है, r का मतलब है रिलेशन, अपने आप समझ जाओगे। देखो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास हीलियम गैस है, मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब एक एटम होगा, कितने होगा, एक मोनो एटॉमिक गैस है लाइक हीलियम, तो हीलियम के पास कितना फ्रीडम है, कितने प्रकार से एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमने कहा यार इस फॉर्मूले को लगाते हैं, हमने कहा कितने एटम से, मोनो एटॉमिक तो एक एटम होगा, तो 3 × में 1, 3 × में, और जब हीलियम अकेला है तो रिलेशन कहां से, अरे अकेला एटम है ना, तो रिलेशन कितना हो गया 0, तो आंसर आ गया 3। कितना आंसर आ गया, सुन रहे हो, यानी कि हीलियम गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी 3 प्रकार से ही वो अपने 3 प्रकार से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, वैसे अलग अलग गैस के लिए आप निकाल सकते हो, जो फेमस है जितना भी एनसीईआरटी में या जो बड़े बड़े बुक्स है जितना भी, वो सारा कवर कर रहा हूं मैं। अगला अपने पास डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस में हमारा एग्जांपल है O2। अब इसके लिए क्या है, डायग्राम ऐसा बनेगा, O डबल बॉन्ड O, ऐसे मैंने रफली डायग्राम बनाया, कोई टफ नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। तो अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर फ्रीडम निकालते हैं, तो 3 × n, n कितना होगा 2, 2 एटम होंगे ना डायटोमिक है तो, और रिलेशन कितना 1, O के O का रिलेशन O के साथ, तो रिलेशन कितना है 1, तो 3 × 6 - 1 5, समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन गैस के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी 5 तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अगला देखिए, अगला है ट्राइएटॉमिक लीनियर। ट्राइएटॉमिक लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर 3 एटम हो, पर एक लाइन के अंदर देखो, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, जैसे एग्जांपल है CO2, तो एक लाइन में होता है, लीनियर होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, F 3 × एटम, एटम 3 है, रिलेशन कितने 2, तो हो गया ना 3F, तो 3n - r, तो आंसर आ गया 7। कितना आ गया 7। अब यहाँ पर एक छोटा सा अलग सी बात है, यहाँ पर एक होता है ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, जो टॉपिक का नाम क्या है, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। जो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर है, ऐसा होता है जैसे पानी हमारा H2 जो लाइन में लगे ना हो, तो एग्जाम में लिखा आएगा, आप डरने वाली बात नहीं, वो बोलेंगे ट्राइएटॉमिक है, लीनियर है, तो आंसर हम निकाल चुके 7 होता है। डायटोमिक के लिए निकाल चुके 5 होता है, लीनियर के लिए कितना होता है 3, लीनियर उसके लिए सॉरी मोनोटॉमिक के। आपको सारे याद होने चाहिए एग्जाम में, या फिर फॉर्मूला याद करके जाओ, डायग्राम याद करके जाओ। अब ऐसे लिखा है एग्जाम में ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, तो इसमें क्या होता है, रिलेशन कितने बढ़ जाते हैं थोड़े से, नॉन लीनियर के कारण यहाँ पर रिलेशन आपको 3 मिलते हैं, कितने मिलते हैं, तो फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n - r,
तो एन एटम भी 3 होंगे इस बार, तो 3 × 3 9, रिलेशन भी 3 है, 1 2 3, तो कितना 9 - 3 6, तो बस हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म होता है। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब रिवीजन कर लो एक बार मेरे दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ध्यान देंगे, ध्यान दो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो जैसे मैं आपसे बहुत बेसिक बातें करता हूं, मान लो एक घर में जैसे भगवान ने बनाया, चुप हो जाओ, भगवान ने छोटी सी बात बोली कि मान लीजिए एक एटम, एक गैस मॉलिक्यूल है, उस गैस मॉलिक्यूल के पास है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा मान लो कि 3 तरीके का मोशन कर सकता है। एक जो 50 मतलब 30 गैस के मॉलिक्यूल है, यह सबसे आसान है कि एक गैस है जिसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने हैं? तो हमने कहा कि मान लो उस गैस को हमने 50 जूल एनर्जी दी। कितनी दी? 50 जूल। या फिर अभी लिख के करवाता हूं तभी समझ में आएगा कि एक गैस है और इसका है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है एनर्जी अब्सॉर्ब करने का तरीका। 3 तरीके से एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है, और हमने इसके अंदर मान लो बाई चांस, मैं बहुत रफ आइडिया दे रहा हूं, हमने 60 जूल एनर्जी भेज दिया, तो भगवान क्या चाहेंगे कि 3 डिग्री फ्रीडम है, यानी 3 लोग हैं, ऐसा मान लो, एक लोग, दूसरा लोग, तीसरा लोग, तो भगवान तो चाहेंगे ना कि भाई इसको भी 20 मिले, इसको भी 20 मिल जाए, इसको भी 20 मिल जाए, सबको इक्वल एनर्जी मिल जाए, सब इक्वल एनर्जी अब्सॉर्ब करे। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी इक्वल बढ़ती है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये लिखा हुआ है एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 1/2 केवीटी। कहने का मतलब क्या है? जितना भी एनर्जी मिलेगा सब डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर मिलेगा, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी वो फिक्स है, 1/2 केवीटी। जहां केवी का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 1.38 10⁻⁻23। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल लिखा है, एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी जुड़ा है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 1/2 केवीटी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को पर मॉलिक्यूल इतना एनर्जी मिलता है, यानी जो हम 20 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम 20, उसका मतलब ये है यहाँ पर 1/2 केवीटी, यानी कि एनर्जी इक्वली बढ़ता है और हर बंदे को इतना एनर्जी मिलता है 1/2 केवीटी। ये फिक्स वैल्यू है, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ गया? तो बस अब छोटी छोटी बातें यहाँ पर, अगर ये टफ है, थोड़ा सा टफ है, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, समझ ना आए तो और अच्छी बात है, ठीक है? तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो, अगर हमने बोला 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, क्या बोला मैंने? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, देखो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक मॉलिक्यूल लिखा ना, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक मॉलिक्यूल का है ना, पता ना आपको? देखो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम और ईच मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 केवीटी। तो मैंने कहा अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तब क्या होगा? तो इसको अगर एक के लिए 1/2 केवीटी, तो f के लिए क्या हो जाएगा? f/2 केवीटी। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया? एक मॉलिक्यूल, सुन लो, एक मॉलिक्यूल एक डिग्री, f डिग्री ऑफ फ्रीडम, f डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मॉलिक्यूल और f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो एनर्जी का फॉर्मूला। मैंने कहा देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, तो बताओ एनर्जी बताओ, 7/2 केवीटी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है, 8/2 केवीटी। पर ये एक मॉलिक्यूल और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, याद रखेंगे आप लोग फॉर्मूला। चलो अगला देखो, अगला मैंने कहा, ध्यान देंगे, मैंने कहा अगर मुझे 1 मोल के निकालना है, किसके लिए निकालना है? मैंने बोला कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम तो f रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो f ही रहेगा, पर मुझे 1 मोल के लिए निकालना है, क्योंकि वो पिछला वाला ना एक पार्टिकल के लिए था। तो एक पार्टिकल के लिए जो फॉर्मूला आया था, सुन लो एक बार थोड़ा सा, f पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए आया f/2 केवीटी, और मैं चाहता हूं कि 1 मोल पार्टिकल के लिए आ जाए, तो मुझे यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं समझे? क्योंकि 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, पता आप लोग सबको? तो वो एक पार्टिकल का था f/2 केवीटी, पूरे पार्टिकल के लिए मुझे इसे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये इसको, अब इसको बोलेंगे हम U कहलाएगा एनर्जी फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 मोल। समझ में आया? अब इसको देखो केवी को खोलते हैं। केवी पता क्या होता है? केवी मैंने बताया था आपको, केवी होता है R/Na, तो Na से Na कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? f/2 RT। तो f/2 RT आ जाएगा, समझे? यहाँ पर मैंने दिखाया करके, ये केवी है, Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मोल के लिए आंसर आएगा, और जब केवी को खोल दूंगा R/Na लिख दूंगा तो Na से Na कट जाएगा, f/2 RT। तो ये जो आया, ये क्या पता क्या आया? एनर्जी f के लिए, एनर्जी पर 1 मोल के लिए, कितने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको। इस फॉर्मूले को भी लिख लो कॉपी में, ये अभी आगे बहुत इस्तेमाल होगा ये वाला, इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर आप उस फॉर्मूले को समझ गए हो, अब ये वाला टॉपिक है, सुन लो, ये टॉपिक आता है 100% में से, मतलब एग्जाम में अगर टफ बना पेपर, टफ पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कि बच्चों को अजीब लगता है सीपी, सीवी, गामा अजीब लगता है। देखिए सीपी जो है वो आप थर्मल प्रॉपर्टी से, केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं। सीपी का मतलब होता है
हीट कैपेसिटी जब प्रेशर कांस्टेंट हो। सीवी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। और गामा होता है सीपी और सीवी का रेशियो। जब सीपी और सीवी को आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलता है गामा। अब मुद्दा यह है कि आपको करना क्या है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर सीपी फाइंड करना होता है, सीवी फाइंड करना होता है और गामा फाइंड करने आता है एग्जाम में कि भाई आप सीपी फाइंड करो, सीवी फाइंड करो, गामा फाइंड करो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो कुछ बातें आपको पहले से पता होना चाहिए। पहला ये कि सीवी जो होता है ना, सीवी वो होता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई, मेरी बात ही समझे, हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो सीवी का मतलब होता है डी क्यू बाई डी टी। और ध्यान रखेंगे जब भी कभी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, सीवी का मतलब ही होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो जो डी क्यू होता है हीट, वो एनर्जी के बराबर होता है। ये हमें फर्स्ट लॉ से मिलता है। कैसे? अगर याद हो किसी को, फर्स्ट लॉ ये था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये वर्क होता है, वर्क होता है प्रेशर इंटू चेंज इन। अब मुद्दा ये है कि वॉल्यूम तो आपने फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं होगा। अगर भाई साहब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो जो हीट है वो एनर्जी के बराबर होगा, हीट एनर्जी के। तो हमने कहा देखिए सीवी का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन टेम्परेचर, लेकिन अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो एनर्जी और हीट बराबर होता है, तो डी क्यू डी यू के बराबर होगा। डी क्यू यानी डी क्यू की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताओ? डी यू। तो आपका सीवी का फॉर्मूला क्या आ गया? डी यू बाई डी टी। तो हम बोलेंगे देखिए भैया सीवी का फॉर्मूला होता है, देयरफॉर हम सीवी निकालने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हीट कैपेसिटीज एंड गामा, रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर सीवी क्या होता है? डी यू बाई डी टी। अभी हमने प्रूफ किया। ये डायरेक्टली याद रखते हैं बच्चे कि सीवी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। याद कर लेना, आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, ये सब नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी। अगर सीधा आप याद रखते हो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो कि हम जानते हैं सीवी होता है डी यू बाई डी टी। अब डी यू बाई डी टी और यू का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको मैंने कहा था पीछे याद कर लेना। यू आता है आपका एफ बाई टू आर टी। तो हमने यू की जगह पर पुट कर दिया एफ बाई टू आर टी। तो एफ बाई टू तो कांस्टेंट होता है और नीचे भी टी है, ऊपर भी टी है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? तो यहाँ से सीवी की वैल्यू कितनी आ गई? एफ बाई टू आर, एफ बाई टू आर। और हम ये भी जानते हैं, बचपन से बहुत फेमस है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, तो सीपी क्या हो जाएगा बताओ? आर प्लस सीवी, आर प्लस, तो सीपी होता है आर प्लस सीवी। तो सीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर। नहीं समझे? सीवी प्लस, तो सीवी तो आप पहले निकाल चुके हो। सीवी कितना निकाला आपने? सीवी आपने निकाल लिया एफ बाई टू आर प्लस में आर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बताओ? जो भी है ये आ गया। बस क्या आ गया? एफ आर बाई टू, ये रहा एफ आर बाई टू प्लस आर। तो हमने सीपी भी निकाल लिया, सीवी भी निकाल लिया। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जितना ईजी करवा सकूं, कि एक बार अगर आपका सीवी निकल गया तो सीपी अपने आप, क्योंकि सीपी माइनस सीवी आर होता है, वहां से सीपी निकल जाएगा। अब गामा कैसे निकालेंगे? तो गामा ऐसे निकालते हैं, देखो गामा ऐसे होता है, गामा होता है सीपी बाई सीवी। और सीपी अभी आपने निकाला था, ये सीपी क्या निकाला था आपने? एफ आर बाई ऐसे कुछ था, टू प्लस आर, है ना। और सीवी क्या था उसके नीचे? सीवी था टू एफ बाई आर। रुक जाओ देखने दो, तुम लोग यार क्या ही करोगे बताओ, मैं करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर सीपी कितना निकला हमारा? 1 बाई टू एफ बाई आर, नहीं एफ आर, 1 बाई टू एफ आर प्लस आर, ये हो गया सीपी। और सीवी क्या था? सिर्फ 1 बाई टू एफ आर, है ना। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम? बताओ कर सकते नहीं कर सकते? बात समझे? ये है आपका सीपी और ये आपका सीवी। सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेके 2 तो हो जाएगा एफ आर प्लस 2r बाई 2 और ये हो जाएगा एफ आर बाई 2, कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एफ आर प्लस 2r प्लस एफ आर बाई एफ आर। तो आ गया ना, 2r प्लस एफ आर बाई एफ आर। ये गामा का फॉर्मूला हो गया, गामा का। अब ये हमारा ड्राइव हो गया, सीपी सीबी गामा तीनों क्या हो गया? ड्राइव। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मोनो एटॉमिक है, क्या है, तो एफ की वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो सीवी कितना हो जाएगा बताओ? एफ की जगह पर कितना आ गया? देखो सीवी का फॉर्मूला था एफ आर बाई 2, तो सीवी आ जाएगा आपका एफ की जगह पर 3, समझे नहीं? 3 बाई 2r। यहां लिख देता हूं मैं, सीवी आता है एफ आर बाई 2, सीपी आता है कितना? सीपी आया था एफ आर बाई 2 प्लस आर, और गामा आया था आपका ये रहा 2r प्लस। तो कुछ नहीं, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इन तीनों में क्या पुट करेंगे हम? वैल्यू। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए एफ कितना पुट करोगे? तो आंसर कितना आएगा? 3 बाई 2r। और सीपी कितना हो जाएगा बताओ? 3 बाई 2r प्लस आर, 3 बाई 2r प्लस आर। और गामा कितना होगा? गामा देखो, गामा हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 2r, नीचे हो गया 3, यहाँ 3 देखो ना, पुट कर दो 2r प्लस 3r बाई यहाँ पर 3r। तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो 5 बाई 3r, 5 बाई 3 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये किसी भी क्वेश्चन के लिए हो सकता है। मान लो मैं बोलता कि मेरा डायटोमिक है, तो एफ कितना पुट करते?
मैं बोलता ट्राई एटॉमिक लीनियर 677 ट्राई एटॉमिक लीनियर, समझ आए? खाली एफ की वैल्यू पुट करनी है, सीपी सीवी गामा, ये हो जाएगा।